मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के? जरा एक बार बताओ मुझे, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? चेक करके एक बार बताइए, नोटिफाई करिए मुझे कमेंट सेक्शन में, यस और नो करके बताइए क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या बच्चों? बताओ जरा, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? देख रहा हूं मैं भी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑडियो एंड वीडियो आ चुकी है बच्चों, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। तो आज बच्चा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10। 9 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए हैं। पिछले क्लास में हमने स्टाइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में चर्चा की थी और हमने आपको यह समझाया था कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स मौजूद हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना मोल बनेगा, उसका कितना मास आएगा, ये किस रिएक्टेंट पर निर्भर करता है, जो लिमिटिंग होगा। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट इस बात को डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट या फिर उसका मोल, उसका मास कितना बनने वाला है। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आ रही है बच्चों सबको कि नहीं समझ आ रही है? बोलो भैया, आ रही है समझ? ठीक है, तो आज का लेक्चर चालू करते हैं बच्चों। लेक्चर नंबर 10 है, सबको समझ में आ रहा है? एक बार जरा हाई कर दीजिए जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। तो चलिए लेक्चर नंबर 10 हम लोग आज स्टार्ट किए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या हमको इस पूरे लेक्चर में डील करना है, क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें। तो आज जो बच्चों हमको पढ़ना है वो है इम्प्योर सैंपल क्या होता है, रेसिड्यू क्या होता है, परसेंटेज यील्ड क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आज हमको मुख्यतः 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चंस हम लोग काफी करेंगे ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इम्प्योर सैंपल, रेसिड्यू या फिर परसेंटेज यील्ड के चीजों को कैसे टैकल किया जाता है। ठीक है क्या? चलिए आइए, एक मिनट वेट करना जरा। हाँ जी ठीक है, तो चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा एक बार, तो तुमको पता चल जाए क्या क्या आज हमें पढ़ना है। आगे बढ़े। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, मैं टाइमर सेट कर देता हूं, जरा एक बार करके बताओ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था आपसे। मैं टाइमर सेट कर देता हूं 2 मिनट का, अब जरा करके मुझे बताइए बच्चों। ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है इसलिए हम इसको कर रहे हैं। चलो जरा करके बताओ 2 मिनट के अंदर। 20 मिनट का लग गया क्या? आई एम सॉरी, 2 मिनट का लगा देता हूं, है ना? 2 मिनट में करके बताओ जरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, जरा उसको करके बताइए। ठीक है, बोलो भैया, 2 मिनट का टाइमर है, जरा करके बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर मैं इसको समझाता हूं आपको। हाँ बच्चों, एक जरूरी कॉल आ गई थी, इसको मैं ले रहा था। तो जरा बताइए क्या आप इसको कर पा रहे हैं क्या? मैंने आपको 2 मिनट का पर्याप्त समय दिया इस क्वेश्चन को करने का। जरा देखिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, 3 मोल ऑफ ए है, 5 मोल ऑफ बी है, 2 मोल ऑफ सी, या फिर आप इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तरह से ले लें तो उससे क्या बन रहा है, 4 मोल ऑफ डी बन रहा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द फाइनल मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी आफ्टर द रिएक्शन। इसका मतलब जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो ए बी सी और डी के मोल कितने होंगे। चलिए टाइमर भी खत्म है, क्या जो बच्चे लगा चुके हैं जरा कमेंट करके बताइए कि आप आंसर इसका निकाल पाए हैं क्या?
ठीक है, आपका टाइम ओवर हो चुका है, चलो और सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों जरा देखो इधर, फाइंड द फाइनल मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी आफ्टर द रिएक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। कैसे पता चलेगा? सर मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री कर दीजिए, जो भी उसका आंसर आएगा रिएक्टेंट्स में, वो जिसका सबसे कम होगा वो वाला लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। अगर सबका बराबर आएगा तो इसका मतलब सब क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में दिए हुए, किसी के हिसाब से भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक बार चेक करते हैं, सबका मोल्स अपॉन कोफिशिएंट करते हैं। कितना मोल दिया है? 3 का इनिशियल 10 मोल, तो मोल्स अपॉन कोफिशिएंट करिए 10 डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो ए के लिए मोल्स अपॉन कोफिशिएंट कितना आ रहा है 3 3 9, तो 3.3 के आसपास आ रहा है क्या। चलिए बी के लिए निकालते हैं मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। बी क्या है, मोल कितना है बी का 15, कोफिशिएंट क्या है 5, तो आंसर कितना आ रहा है 3। अच्छा थर्ड वाला इसके लिए निकालिए, ये 16 नहीं है बेटा, ये 6 है, ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है 3। कितना आ रहा है बच्चों 3। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये देख लो 3 चीज, ये 6 था मैंने 16 रख दिया था, ठीक है, तो 10/3 या तो 3.3 आ गया, 15/5 के, क्योंकि लगभग मुझे उसी आसपास में रखना है ना, इसलिए नहीं तो एक बहुत ज्यादा एक बहुत कम ऐसा, ठीक है। तो ये 3 है और ये भी 3 है। जरा गौर से देखिएगा, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो निकल कर आ रहा है बच्चों, वो सब में अलग, दो में तो एक जैसा है, लेकिन इसमें क्या है अलग अलग है। ये ज्यादा है और ये दोनों एक बराबर हैं। जो एक बराबर है वो कम भी है, ये तो ज्यादा है ना, ये दोनों 3 है और ये 3.3 क्या है, तो इसका मतलब ये कम है और ये ज्यादा है। जो ज्यादा है वो एक्सेस हो जाएगा, जो कम है वो लिमिटिंग हो जाएगा। अब जो दो कम है वही लिमिटिंग है, तो इसको लिमिटिंग मानू कि इसको लिमिटिंग मानू? भाई अगर दोनों बराबर हैं इसका मतलब आप किसी को भी लिमिटिंग मान लीजिए, दोनों से आपका काम हो जाएगा। तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब मैं इन दोनों में से किसी को भी लिमिटिंग रीजेंट मान सकता हूं, और जिससे मेरा प्रोडक्ट निकालना सहूलियत रहेगा मैं उसी वाले को लिमिटिंग रीजेंट मानूंगा और उसी हिसाब से अपना आंसर निकाल दूंगा। जरा देखिए 5 से 4 बनाना या फिर 2 से 4 बनाना किससे आसान है? 2 से। इसका मतलब मैं सी वाले को लूंगा और उसके हिसाब से निकालूंगा, क्योंकि सी और बी जो है दोनों लिमिटिंग है, ठीक है। क्या तो मुझसे पूछा क्या है, ए बी सी और डी के फाइनल मोल्स बता दीजिए। तो सबके लिए कैलकुलेट करते हैं बेटा, सबके लिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डी के लिए। ए के लिए सबसे पहले कर लें क्या, चलो 2C है और 3A है, तो जरा देखना सी के 2 मोल्स के लिए ए का कितना मोल चाहिए। देखो यहां पर कितना है 2C 3A। इसका मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर 2C है तो उसके साथ कितना ए जुड़ना चाहिए, 3A जुड़ना चाहिए। तो 1C के लिए कितना ए जुड़ना चाहिए, 3/2A जुड़ना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पर C है कितना, C है कितना, C दिया हुआ है 6 मोल, तो C के 6 मोल के लिए कितना ए चाहिए होगा। देखिए तो C के 6 मोल के लिए कितना ए चाहिए होगा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो इसका मतलब ही कितना आ जाएगा 2 3 6, मतलब 9 मोल्स ऑफ ए चाहिए होगा। तो जरा बताना, अगर मैं फाइनल मोल्स की बात करूं तो अगर 6 मोल सी होगा तो ए का कितना मोल लगेगा, 9 मोल है, कितना 10, इनिशियल 10 है और प्रोडक्ट बनाने में ए का कितना काम में आएगा 9, तो बचेगा कितना, बचेगा बच्चों 10 - 9 यानी कि 1 मोल बच जाएगा फाइनली। बोलो कहानी समझ आ रही है क्या? ठीक है, ये हमने निकाल लिया बच्चों ए के लिए। जरा बी के लिए निकाल लीजिए। बी के लिए निकालेंगे तो बी के लिए निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, बोलो मैं इसको थोड़ा साइड कर दूं क्या? ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया ए के लिए। बी के लिए कैलकुलेट किया जाए तो बी के लिए कैलकुलेट करिए बच्चों, तो फॉर बी मैं यहां लिख देता हूं, फॉर फाइनल मोल्स ऑफ एंड फाइनल मोल्स ऑफ बी। तो उसके लिए कैलकुलेट करिए, सी के 2 मोल के लिए बी का कितना मोल चाहिए, 5। देखो अगर सी का 2 चाहिए तो बी का 5 चाहिए, तो बी का 5 चाहिए। सी का अगर 1 चाहिए तो बी का कितना चाहिए, 5/2। यहां पे सी है कितना, सी है टोटल 6, ये देखो ना सी कितना दिया हुआ है 6, तो कितना लगेगा बी, तो 6 सी के लिए कितना भी चाहिए, 5/2 × 6 ऑफ बी, तो 2 3 6, 3 5 15। इसका मतलब 15 मोल्स ऑफ बी की रिक्वायरमेंट होगी हमको। बोलो भैया तो कितना मोल चाहिए होगा, 16। कितना चाहिए होगा, 16। और जरा देखो तो ये 15 था ही, अरे भाई ये 15 था ही और 15 ही चाहिए, तो बचेगा कितना, 0 मोल। बचेगा कितना, 0 मोल। अच्छा ये क्या आपको करने की जरूरत थी क्या, बी के लिए करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दोनों लिमिटिंग है और जो लिमिटिंग वाला रिएक्टेंट होता है वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है, तो ये भी 0 मोल आएगा और ये भी कितना मोल आएगा, 0 मोल। बोलो भैया बात समझ में आ रही है क्या? तो आपने फाइनल मोल्स निकाल लिया, ए का बचा 1 मोल, बी का बचा
0 मोल, सी का भी कोई मोल नहीं बचा। अब आइए डी के लिए कैलकुलेट करते हैं कि डी का कितना मोल बचा होगा। इसको भी साइड कर दिया जाए तो डी के लिए कैलकुलेट कर लिया जाएगा। एक मिनट, सॉरी, इसको नीचे कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, है ना, कैसे किया जा रहा है आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसलिए मैं इसको इधर साइड में लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये आ गया आपका। बी के लिए आपका ये मैंने नीचे कर दिया है। तो सी के लिए मैंने देखो यहां पर ए के लिए निकाल दिया, बी के लिए निकाल दिया। अब डी के लिए निकाला जाए क्या? डी के लिए निकाला जाए तो फॉर फाइनल मोल्स ऑफ डी, तो डी का फाइनल मोल्स कितना निकल कर आ जाएगा? देखिए डी कितना चाहिए, देखो अगर मुझे 4D बनाना है तो 2C चाहिए। अगर मुझे 4D बनाना है तो कितने सी चाहिए? 2C से 4D बनेगा, तो 1C से कितना D बनेगा? 4/2D, यानी कि 1C अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे 2D मिलेगा। तो मैंने लगाया कितना है? 6 मोल ऑफ C। अरे भाई इनिशियली मैंने 6 मोल से लिया है, तो D बनेगा कितना? 6 × 2, यानी कि 12 मोल्स ऑफ D बनेगा क्या? तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर बच्चा आपका? जो आपका D आ जाएगा फाइनली वो कितना मोल आ जाएगा? 12 मोल आ जाएगा। तो फाइनल मोल सबके निकल के आ चुके हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया क्या? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए बच्चे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी। चलिए आज का टॉपिक हमारा चालू होता है इस पॉइंट से। लास्ट वो तो मैंने पिछली क्लास का आपको रिवीजन करा दिया कि कैसे आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं। देखिए अब आज जो हमको पढ़ना बच्चों वो है इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल क्या है? सबसे पहले बताइए इम्प्योर का मतलब क्या होता है? इम्प्योर का मतलब देखो, इम्प्योरिटी किसमें आएगी? जो प्योर होगा, जो शुद्ध होगा, उसी में तो आप अशुद्धता मिलाएंगे, उसी में तो आप अशुद्ध चीजों को मिला सकते हैं। मतलब इंप्योरिटी कहां पर आएगी? इंप्योर सब्सटेंस कौन कहलाएगा? देखिएगा जरा, इंप्योर सैंपल कौन है? जब प्योर सब्सटेंस में, किसमें? प्योर सब्सटेंस में क्या मिला दिया जाए? इंप्योरिटीज मिला दी जाए। तो प्योर सब्सटेंस में अगर आप इंप्योरिटीज मिला देते हैं तो जो ओवरऑल सैंपल बनता है बच्चा वो क्या हो जाता है? इंप्योर हो जाता है। इसमें कोई बहुत चमत्कार वाली बात नहीं, आप भी समझ रहे हैं कि अगर कोई शुद्ध होगा उसमें शुद्धियां मिला दोगे तो वो अशुद्ध बन जाएगा, तो इंप्योर सैंपल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इंप्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का इंप्योर सैंपल का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, CaCO3 लीजिए और उसमें क्या मिला दीजिए? इंप्योरिटीज मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इंप्योर सैंपल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक नीचे वाला पढ़ लेते, एग्जांपल पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। इंप्योर सैंपल ऑफ MnO2। अगर आपको MnO2 का इंप्योर सैंपल बोला, इसका मतलब क्या है? प्योर MnO2 लीजिए, उसमें कुछ इंप्योरिटीज मिला दीजिए, तो इंप्योर सैंपल हो जाएगा MnO2 का। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब देखिएगा होता क्या है कि कई बार हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ही नहीं रहता है कि हमारा सैंपल प्योर है कि इंप्योर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? ऐसे कंडीशन में आप उस सैंपल में जो भी इंप्योरिटी होगी उसको नॉन रिएक्टिव या इनर्ट मानते हुए आंसर करेंगे। मतलब शायद उसने दे दिया कि एक सैंपल है, अगर सैंपल है, अगर उसने कुछ नहीं बताया कि वो प्योर है कि इंप्योर है कि क्या है, तो आप ये मान लेंगे कि उस सैंपल में जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी? इनर्ट होगी, या फिर आपके केमिकल रिएक्शन को प्रभावित नहीं कर रही होंगी, इनर्ट होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? वही लाइन यहां पर लिखी हुई है कि इफ नॉट स्पेसिफाइड कंसीडर इंप्योरिटी एज इनर्ट और नॉन रिएक्टिव इन नेचर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बोलो भैया बात समझ में आ गई क्या? एक इंपॉर्टेंट कॉल है, 1 मिनट ले लेता हूं, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, जरा सा वेट करिएगा, इसको नोट डाउन करिए तब तक।
थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, वो मुझे लेनी पड़ी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि 2 मिनट आपका इंटरप्ट हुआ। ठीक है, तो बच्चों ये आप समझ गए होंगे कि इम्प्योर सैंपल क्या होता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए रेसिड्यू क्या है बच्चों। अब रेसिड्यू क्या चीज होता है, देखना, जैसे मान लो कि मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूं, मैंने कोई रिएक्शन किया किसी कंटेनर में, ठीक है, तो उसमें कोई सॉलिड चीज थी, मैंने उसको सॉलिड से रिएक्शन करवाया, हीट वीट किया। जब हीट किया तो कुछ चीजें उससे क्या हो गई, एवेपोरेट हो गई, उड़ गई, लेकिन कुछ चीज वहां पर अभी भी सॉलिड का कुछ मात्रा बचा हुआ है। तो ये जो सॉलिड का थोड़ा सा मास अभी भी कंटेनर के नीचे वाली सतह पर बचा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिड्यू। इसी को क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। तो जब भी आप कोई रिएक्शन करवाते हैं, उसमें जो कंटेनर के सरफेस पर सॉलिड पार्टिकल जमा हो जाता है, बचा रह जाता है, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, रेसिड्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेसिड्यू। तो जरा देखिएगा, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ वेसल आफ्टर द रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन के बाद अगर आपके वेसल के बॉटम पर कुछ चीजें बची रह जाती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिड्यू बोलते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने लिया CaCO3 सॉलिड है, इसको हीट किया तो CaO सॉलिड बना और CO2 गैस बन के, देखो CO2 गैस बन गई, ये पूरा रिएक्शन है। अब इसमें होता क्या है, होता ये है बच्चों कि जैसे ये देखो वेसल, मतलब मेरा बर्तन था, खुला था, मैंने उस पर रखा CaCO3 सॉलिड, यहां पर CaCO3 सॉलिड रखा हुआ था। जब मैंने उसको हीट किया तो उसमें से CO2 क्या निकल गई, बाहर निकल गई, लेकिन जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड था वो अभी भी वहां पर जमा हुआ है, वेसल के सरफेस पर बचा हुआ है। तो हम लोग कह देंगे कि ये वाला जो CaO है, जो कि सॉलिड बचा हुआ है, यही क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या कहलाएगा, रेसिड्यू। वैसे अगर आप 2 मोल ऑफ NaHCO3 लेते हैं सॉलिड और उसको हीट करते हैं, तो आपके सरफेस पर Na2CO3 सॉलिड जमा रह जाएगा और CO2 और वाटर गैस बनकर निकल जाएंगी। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या? उसी को हम लोग क्या कह देंगे, रेसिड्यू, जो आपके वेसल के सरफेस पर रिएक्शन खत्म होने के बाद भी बचा हुआ रहता है, उसी को क्या बोल दिया जाता है, रेसिड्यू। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन आपके ओपन वेसल में भी हो सकती है और क्लोज वेसल में भी हो सकती है। तो ओपन और क्लोज में अंतर क्या आएगा, ओपन वेसल में अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो जो रिएक्शन के बाद जो गैसेस होंगी वो तो निकल जाएंगी, लेकिन क्लोज वेसल में अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो जो गैसेस होंगी वो उसी क्लोज वेसल में ऊपर के सरफेस पर, यानी कि पूरे वेसल के अंदर सराउंडेड होंगी, भरी हुई होंगी, वो बाहर निकलने वाली नहीं है। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? तो यहां तक का कहानी आप समझ गए होंगे, रेसिड्यू क्या है ये बात भी शायद आप समझ चुके हैं। आगे बढ़े क्या? ठीक है, चलो परसेंटेज यील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, इस चीज को भी समझिएगा, तभी आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगवाऊंगा, और जो भी क्वेश्चंस आप लगाएंगे बच्चों, ध्यान से उन क्वेश्चन को सही से करिएगा, लेकिन उसके पहले परसेंटेज यील्ड समझिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले परसेंटेज यील्ड की बात क्यों आ जा रही है, देखना, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कोई रिएक्शन है ए से बी बन रहा है, एक को अगर बी से जोड़ा जा रहा है तो उससे सी बन रहा है। ये एक रिएक्शन है जिसमें कुछ रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं, लेबोरेटरी में करवाते हैं, किसी प्लांट में करवाते हैं, किसी चीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए करवाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आप जितना मोल आपने सोचा था शायद उतना मोल बनता ही नहीं है। हो सकता है, देखो स्टाइकियोमेट्री को देखकर मैं ये तो बता सकता हूं ना कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन था और उससे प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। ये मैंने कैसे डिपिक्ट किया, थ्योरेटिकली मैंने अपने नॉलेज से बता दिया कि अगर आपने ए और बी के इतने इतने मोल लिए होंगे तो प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा। यही तो सीखते आ रहे हैं कल से स्टाइकियोमेट्री में। और सीखा क्या है, इसका मतलब ए का इतना मोल लो, बी का इतना मोल लो, तो सी का इतना मोल बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं, और यही हम सीखते आए हैं। तो अब हमको परसेंटेज यील्ड पढ़ने की जरूरत क्यों है? परसेंटेज यील्ड पढ़ने की जरूरत इसलिए है बच्चा, क्योंकि जो भी रिएक्शन आप कराते हैं वो 100% जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं होती है, जिसके कारण जो मोल्स हैं, जो मास है वो बदल जाता है। आपने सोचा कुछ और था, हो सकता है उससे थोड़ा सा कम ही मिल जाए, हो सकता है रिएक्शन 85% कंप्लीट हो पाई हो, 50% ही आपको यील्ड मिले। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो आपने सोचा था कि कितना मोल मिलेगा और मिला जितना है वही क्या है, फ्रैक्शन। वही क्या है, फ्रैक्शन है कि कितना आपको यील्ड ऑब्टेन हो रही है। कितना आपने सोचा था डिवाइडेड बाय कितना जो आपने, देखो टोटल, देखो कितना मिला है, जितना आपको मिलेगा उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं, टोटल कितना आपने सोचा था, जो सोचा था वो तो ज्यादा ही सोचा होगा, मिला कम होगा, तो जो मिला डिवाइडेड बाय जो आपने सोचा था कि इतना मिलना चाहिए, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो यही क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। तो यील्ड का परसेंटेज, देखो क्या ये फॉर्मूला अब आपको समझ में आ रहा है, परसेंटेज यील्ड क्या है, एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। यानी कि जब आप लेबोरेटरी में काम करते हैं तो जो मोल आपको मिलता है
एक्चुअली में जितना मोल आपको मिला है, जो आपने स्टाइकियोमेट्री वगैरह लगा के निकाला था वो नहीं, जो एक्चुअल में आपको मिला है रिएक्शन होने के बाद, वो आप ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। थ्योरेटिकल मोल्स क्या है? जो आपने खुद से कैलकुलेट करके निकाला था, प्रैक्टिकली काम नहीं किया था, तो कैलकुलेट करके जो आपने निकाला था स्टाइकियोमेट्री से, वो आप नीचे रख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो यही क्या आ जाएगा? परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परसेंटेज यील्ड। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, मोल्स एक्चुअल डिवाइडेड बाय मोल थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो शॉर्ट फॉर्म में आपका वहां पर भी लिखा हुआ है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां पर देखो थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज पर स्टाइकियोमेट्री। तो कई बच्चों को थ्योरेटिकल मोल समझने में दिक्कत होता है कि सर थ्योरेटिकल मतलब क्या है? थ्योरेटिकल मतलब जो आपने टेक्निकली अपने इक्वेशन को देखकर सॉल्व करके निकाला है, प्रैक्टिकली निकाला नहीं है। आप उसको वही इक्वेशन, वही केमिकल रिएक्शन उठा के लेबोरेटरी में लगाएंगे तो मोल्स बदल जाएंगे। तो जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल करके वही मोल्स उस रिएक्शन का आए हैं, वही एक्चुअल मोल्स है। और जो आपने थ्योरेटिकली डिटरमाइन किया है बाय द इक्वेशन, बाय सॉल्विंग इट, वही क्या है? थ्योरेटिकल मोल है। तो एक्चुअल जो रिसर्च करके जो प्रैक्टिकल करके आया उसको डिवाइड कर देंगे, थ्योरेटिकल जो आपने सॉल्व करके निकाला उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? परसेंटेज यील्ड। क्या निकल के आ जाएगा? परसेंटेज यील्ड। तो मोल्स एक्चुअल डिवाइडेड बाय मोल्स थ्योरेटिकल इनटू 100, इससे आपका क्या मिल जाएगा? परसेंटेज यील्ड। अच्छा, कई बार आपको मोल ना देके मास दे देता है कि मास इतना मिला है, एक्चुअली मास इतना मिला है, और एक्चुअली मास हम इतना थ्योरेटिकली सॉल्व कर निकाल पा रहे थे, तो इससे भी आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। कैसे? मास एक्चुअल डिवाइडेड बाय मास थ्योरेटिकल इनटू 100। बोलो बात समझ में आ गई क्या? दोनों एक ही केस है। या तो अगर आपको यील्ड निकालना है तो मोल एक्चुअल डिवाइडेड बाय मोल थ्योरेटिकल इनटू 100 कर दीजिए, या तो मास एक्चुअल डिवाइडेड बाय मास थ्योरेटिकल इनटू 100 कर दीजिए। थ्योरेटिकल मास का क्या मतलब है? वही कहानी है जैसे आपको थ्योरेटिकल मोल बताया गया कि आप सॉल्व करके स्टाइकियोमेट्री की मदद से जो मास निकालेंगे वही क्या है? थ्योरेटिकल मास। और एक्चुअल मास क्या है? जो आप एक्सपेरिमेंट कर मास निकालेंगे प्रैक्टिकली, जो सच में आया है प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके, वो क्या है? एक्चुअल मास है। तो एक्चुअल मास को थ्योरेटिकल मास से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। जरा इस पेज को देखिए, वैसे एक्चुअल मास का कहानी भी लिखा गया है, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, एम एक्चुअल डिवाइडेड बाय एम थ्योरेटिकल इनटू 100। तो दो तरीके आपको मिल गए। बेसिकली आपको ज्यादातर मोल्स वाला यूज करना है क्योंकि उसी से आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बोलो समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। बोलो भैया, यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या? थ्योरेटिकल मोल्स क्या होते हैं, सॉरी थ्योरेटिकल मोल्स क्या है, थ्योरेटिकल मास क्या है, परसेंटेज यील्ड कैसे निकाला जाता है? आगे बढ़े बेटा। मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देख रहा हूं। आगे बढ़ा जाए, चलिए मूव करते हैं। ये स्लाइड में डिलीट कर देता हूं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मजेदार है, मैं करके दिखाता हूं, फिर अगले क्वेश्चन से आपको बताता हूं कि आपको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्चुअल मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये सी है, इसका जो एक्चुअल मोल बना है रिएक्शन के बाद इज 10 मोल्स। यानी कि जब रिएक्शन खत्म हो गई होगी प्रैक्टिकली, जब आपने इस रिएक्शन को लैब में करवाया होगा, तो जो उसके मोल्स निकल के आए हैं, किसके मोल्स? सी के मोल्स। वो कितने आ रहे हैं? 10 मोल। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड बता दीजिए। तो जरा मुझे बताइएगा, ये आपको रिएक्शन दे रखी है और ये इनिशियल मोल दे रखी है। a + 2b से हम क्या बना रहे हैं? 3c। हमको पूछ रहा है कि परसेंटेज यील्ड बता दीजिए, मास्टर परसेंटेज यील्ड बता दो क्या आएगा। अब परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं बच्चों? तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हमको मोल एक्चुअल डिवाइडेड बाय मोल थ्योरेटिकल करना पड़ेगा। उसको हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो एक्चुअल मोल तो मुझे यहां पर दिया हुआ है 10, क्या थ्योरेटिकल मोल दिया है? क्या नहीं दिया है। तो अगर मुझे एक्चुअल मोल पता है, थ्योरेटिकल मोल निकाल लूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज यील्ड भी आ जाएगा। इसका मतलब मुझे निकालना क्या पड़ेगा? थ्योरेटिकल यील्ड। और क्या आप थ्योरेटिकल यील्ड निकालना
थ्योरेटिकल यील्ड में कह रहा हूं। क्या आप थ्योरेटिकल मोल निकालना जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। थ्योरेटिकल मोल ही तो हम कब से निकाल रहे थे, स्टाइकियोमेट्री से। इसका मतलब स्टाइकियोमेट्री को देखकर ये बताओ कि सी का कितना मोल बन रहा होगा। प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन ने बता रखा है कि प्रैक्टिकली सी का इतना मोल बन रहा था, तो जो प्रैक्टिकल कर कर सी का एक्चुअल मोल आया उसको आप स्टाइकियोमेट्री वाले से सॉल्व कर कर जो थ्योरेटिकल मोल निकालेंगे डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं और स्टाइकियोमेट्री से इसको कर कर देखते हैं कि सी का कितना मोल आ रहा है। देखिए इनिशियल मोल्स हमको ये गिवन है, तो हम करते क्या है, हमको अगर दो रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, अगर एक ही दे रखा था तो हम उसी से प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो पक्का कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, लिमिटिंग हो सकता है। तो सबसे पहले हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? मोल को डिवाइड करना पड़ेगा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जिसका वैल्यू सबसे कम आएगा वही लिमिटिंग होगा। ए का 5 मोल है, कोफिशिएंट है 1, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 5। बी का 10 मोल है, उसका स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट है 2, उसका कितना मोल आ गया 5। जरा गौर से देखिए, ए और बी दोनों के मोल्स सेम आ गए, ए और बी दोनों के मोल्स सेम आ गए। इसका मतलब ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में दे रखा है। स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में देने का मतलब क्या हो गया बच्चा? स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में देने का मतलब ये है कि ये दोनों एक समान बराबर रूप से खत्म होंगे। मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्टेंट का कुछ भी नहीं बचेगा, वो 100% कंज्यूम हो जाएगा। तो ये लोग किसमें दे रखे हैं? स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में। जरा देखिए क्यों? क्योंकि दोनों के मोल्स अपॉन कोफिशिएंट के रेशियो क्या आ गए? बराबर बराबर आ गए। और वैसे भी आप देख सकते हैं 1:2 के रेशियो में था तो 5:10, ये भी क्या है 1:2 के रेशियो में। इसका मतलब स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में दे रखा है, तो हम किसी से भी कैलकुलेट कर देंगे, सी निकल जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजें दे रखी हैं। देखिएगा, तो मैं ए से भी कैलकुलेट कर सकता हूं सी, बी से भी सी को कैलकुलेट कर सकता हूं। आसान किससे है भाई? ए का 1 मोल है इसलिए उससे ज्यादा इजी है, तो हम यहां से ए से कैलकुलेट कर देते हैं सी को कि ए का 1 मोल होता है तो सी का 3 मोल बनता है। ए का कितना दिया है? 5 मोल, तो ए का 5 मोल दिया है, 5 मोल ए से कितना सी बन जाएगा? 3 गुणे 5 यानी फिर 3 × 5, तो ये कितना जाएगा 15 मोल्स ऑफ सी। तो जब बताओ जरा, जब मुझे अगर फाइनल मोल्स बताना है सी का तो फाइनल मोल्स कितना आ जाएगा? फाइनल मोल्स सी के कितने आ जाएंगे? इस पे फाइनली ए 0 हो जाएगा क्योंकि टोटल खत्म हो जाएगा, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में है। बी भी टोटल खत्म हो जाएगा। सी बनेगा कितना? सी बन जाएगा 15 मोल। सी कितना बन जाएगा बच्चों? 15 मोल। क्या आपने सी के फाइनल मोल्स निकाल लिए? देखो यही तो थ्योरेटिकल मोल है। एक्चुअल मोल आपको दे रखा था, थ्योरेटिकल मोल ये आपने फाइनली निकाल रखा है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। देखो एक्चुअल दिया कितना था 10, थ्योरेटिकली आया कितना है 15, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हम निकाल सकते हैं? तो यहां पे मैं लिख देता हूं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड रिएक्शन की कितनी आएगी? एन एक्चुअल डिवाइडेड बाई एन थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाई 100। एक्चुअल मोल्स कितना आए हैं आपके? 10 मोल्स। थ्योरेटिकली आपने सॉल्व करके निकाला कितना? 15, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15 और 5 2 10। बोलो बात समझ में आया? तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3 6 18 कैरी टू 6.6, तो लगभग 66.6% आ जाएगी क्या आपकी परसेंटेज यील्ड? देखो यही आपकी परसेंटेज यील्ड आ गई। नोट डाउन कर लीजिए। कैसे मैंने किया समझ में आ रहा है क्या सारे बच्चों को? क्या जो भी बच्चा यहां पर मौजूद है कमेंट करके बताइए यस सर समझ आ रहा है। जो भी बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं इस सेशन को एक बार कमेंट करके मुझे बताइए यस सर समझ में आ रहा है। तो क्या आपको परसेंटेज यील्ड निकालना आ गया क्या? तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? एक तो थ्योरेटिकली आप स्टाइकियोमेट्री से निकालते हो, आपका थ्योरेटिकल मोल आएगा, और रिएक्शन अपने रिएक्शन को बताना पड़ेगा कि एक्चुअल मोल कितना आया है, क्योंकि जब तक आपको एक्चुअल मोल नहीं बताएगा एक्चुअल आप निकाल सकते हैं क्या? नहीं भाई, एक्चुअल मैं थोड़ी निकाल सकता हूं, मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने थोड़ी बैठा हूं, मैं तो थ्योरेटिकली ही निकाल सकता हूं। तो एक्चुअल वो बताएगा, थ्योरेटिकल मैं निकाल लूंगा, दो एक्चुअल से थ्योरेटिकल को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है मैं समझा देता हूं, तब आप ट्राई करिएगा। 2 मोल्स ऑफ H2, 2 मोल्स हैं H2 के, प्लस 2 मोल्स ऑफ Cl2, Cl2 के भी कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, आर कंबाइंड, दोनों को जोड़ा गया है, एंड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ HCl, इससे HCl बनाया गया है। कितना मोल बनाया गया है? 2 मोल। अच्छा, ये जो बोल रहा है कि 2 मोल बनाया गया है, ये जो बोल रहा है 2 मोल, ये क्या है? ये एक्चुअल मोल की बात कर रहा है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो आप बताएंगे ना कि कितना बन सकता था। वैसे भी आप स्टाइकियोमेट्री से, अगर आपको इनिशियल मोल दे रखे हैं तो स्टाइकियोमेट्री से कैलकुलेट कर लो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि थ्योरेटिकल मोल्स कितना था, और अगर क्वेश्चन ने कुछ दिया है तो एक्चुअल ही होगा वो। बोलो बात समझ में आया? तो जो 2 मोल दे रहे हैं ये एक्चुअल मोल है। ठीक है, ये क्या है बच्चा? ये है एन एक्चुअल। तो एक्चुअल मोल आपको दे रखा है प्रोडक्ट का, 2 मोल है HCl का,
फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। आपसे पूछा है कि आप इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड बता दीजिए। फिर से वही सवाल है, आपको इनिशियल मोल दे रखा है, फाइनल मोल आप निकाल लीजिए थ्योरेटिकली, और वो देखिए ना एक्चुअल मोल आपको दे रखा है, थ्योरेटिकल मोल आप स्टोइकियोमेट्री से निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करके, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। एक बार ट्राई करिए, मैं 1 मिनट का समय आपको देता हूं, टाइमर चालू कर दे रहा हूं मैं, जरा करके बताओ। तुम्हारा टाइमर चालू है, करो फटाक से। अरे यार तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? ठीक है, यहां पर रख देता हूं, करो फटाक से, ट्राई करो, 1 मिनट का समय है आपके पास। ठीक है बच्चा, टाइम समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं, जरा देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखिएगा ध्यान से। देखिए H2 प्लस Cl2 से 2HCl बनाना है। इनिशियली आपको क्या दे रखा है, इनिशियली हमको क्या दे रखा है बच्चा, मैं इसको अगले पेज पे कर दूं क्या, ताकि आप मोर क्लियरली समझ पाए। देखिए H2 है प्लस Cl2 से बन रहा है 2HCl। अब इनिशियली हमको दे रखा है कि इसके कितने मोल हैं, 2 मोल, इसके भी कितने मोल हैं, 2 मोल, तो पक्का इनिशियली तो ये 0 रहा होगा। और वो ये कह रहा है कि फाइनली मैंने एक्चुअली में 2 मोल किसके बना लिए हैं, HCl को 2 मोल बना लिए हैं, तो उसने N एक्चुअल तो दे रखा है, N एक्चुअल कितना दे रखा है, 2 मोल। अब मुझे इससे निकालना होगा कि थ्योरेटिकली HCl कितना बन रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट करना पड़ेगा सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक, तो उससे पता चल जाएगा लिमिटिंग कौन है। तो 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट क्या है, 1, तो आंसर कितना आ रहा है, 2। इसका भी देखिए 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट क्या है, 1 है कोफिशिएंट, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। जरा देखिए दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। आंसर सेम आने का मतलब क्या है, कोई भी लिमिटिंग नहीं है, इसमें से दोनों बराबर हैं, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में दे रखे हैं। अगर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में दे रखे हैं तो दोनों बराबर रूप से खत्म हो जाएंगे। जब प्रोडक्ट कंप्लीटली बन जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0। तो फाइनली जो फाइनल मोल्स आएगा, फाइनल मोल्स क्या आएगा, जो फाइनल मोल्स आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, सोचो अगर एक H2 का 1 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल HCl बनता है ना। H2 का 2 मोल है, देखो H2 का 1 मोल से HCl का 2 मोल, H2 के 2 मोल से HCl बनेगा कितना, 4 मोल HCl बन जाएगा। बोलो फाइनली जो मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना आ रहा है, 4 मोल। ये आपने निकाला कैसे है, थ्योरेटिकली। ये कैसे निकाला है, थ्योरेटिकली निकाला है। ए भैया स्पेलिंग पे नहीं जाना है ना, ये कैसे निकाला है, थ्योरेटिकली। तो N थ्योरेटिकल कितना निकल कर आ गया, N थ्योरेटिकल आ गया 4। N थ्योरेटिकल कितना आ गया, 4। N एक्चुअल आपको दे रखा था 2। क्या परसेंटेज निकाल सकते हो क्या, तो यहां पर निकाल दिया जाए परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कितना आ गया, N एक्चुअल 2 डिवाइडेड बाय N थ्योरेटिकल 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2/4 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 50। इसका मतलब कितना परसेंट आ गया बच्चा, 50% आ गया आपकी परसेंटेज यील्ड। बोलो भैया बात समझ में आ गई क्या, क्या आपके ऑप्शन में था क्या 50, जी हाँ ऑप्शन में 50 दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो भैया बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं समझ में आ रही है। तो निकाला कैसे गया, आपको एक्चुअल दे रखा होगा, थ्योरेटिकल आपको निकाल लेना है, और आप एक्चुअल को थ्योरेटिकल से डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, आगे बढ़े। सबका नोट हो गया क्या, मैं बीच में तो नहीं आ रहा, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द, चलिए ये भी एक क्वेश्चन है तो इसको आप सॉल्व करेंगे। मैं इसमें भी आपका टाइमर लगा देता हूं 1 मिनट का, करके बताओ फटाक से। 1 मिनट का समय मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैंने हर एक चीज पढ़ा रखी है तुम्हें। करके बताओ फटाक से, चलो जल्दी बताइए, करके सॉल्व करिए फटाक से।
करो करो करो, ट्राई करो बच्चों, पानी वानी पी लेता हूं मैं तब तक। हो रहा है क्या? चलिए, टाइम इज अबाउट टू फिनिश, लेट्स डू द क्वेश्चन। चलो भैया, समय सीमा समाप्त होती है, आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए बच्चा, आपको क्या दे रखा है कि P4O10 हमें बनाना है। क्या बनाना है हमें? यहां पे मैं लिख लेता हूं, हमें बनाना है P4O10 बनाना है। अब सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि जो भी रिएक्शन आप लिख रहे हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड। तो P4O10 को बनाना किससे है? वो दे रखा है, What mass of P4O10 was obtained when 12 ग्राम ऑफ P4। इसका मतलब P4 से बनाना है एंड रिएक्ट विथ 1.92 ग्राम ऑफ O2, और O2 से बनाना है। तो देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या 4 फास्फोरस है और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहां पर 4 फास्फोरस है, ऑक्सीजन कितने हैं? 10। मतलब फास्फोरस तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? नहीं। कितने ऑक्सीजन है? 10। यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 2। इसका मतलब यहां पर 5O2 करना पड़ेगा क्या? अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब मैं कह सकता हूं कि ये रिएक्शन बैलेंस वे में लिखी हुई है। इसका मतलब हाँ जी, अब ये ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट मास ऑफ P4O10 वाज ऑब्टेन्ड व्हेन इतना ग्राम ऑफ P4 रिएक्ट विथ इतना ग्राम ऑफ O2। मतलब मुझे दे रखा है इनिशियल मास। क्या दे रखा है? इनिशियल मास। किसका इनिशियल मास दे रखा है? P4 का भी दे रखा है। P4 का इनिशियल मास उसने कितना दे दिया? 12.4 ग्राम। अच्छा, उसके साथ साथ O2 का इनिशियल मास कितना दे रखा है? 1.92 ग्राम। तो दोनों का इनिशियल मास दे रखा है और मुझसे पूछ रहा है कि जरा इसका फाइनल मास बताना, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो P4O10 का फाइनल मास निकलकर कितना आ जाएगा। अच्छा सोचो, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या लगाओगे? तुमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इसका मास दे रखा है, इसका मोल निकाल लो, इसका मोल निकाल लो। दोनों का मोल निकल के आ जाएगा तो मोल अपॉन कोफिशिएंट करके लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो। दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा उसके हिसाब से मैं P4O10 का फाइनल मोल निकाल लूंगा। जब P4O10 का फाइनल मोल आ जाएगा तो P4O10 का मोल से मास में कन्वर्जन कर दूंगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है उसका स्टेप आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इनिशियल मास दे रखा था तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इनिशियल मोल्स। कैसे निकलेगा इनिशियल मोल्स? बोलो भैया, इनिशियल मोल्स कैसे निकलेगा? मास दिया है, मोल निकालना है, तो मास से मोल में कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया है कि ये है मास और यहां पर है मोल। अगर आपको मास दिया हुआ है और आपको मोल निकालना है, मास से मोल निकालना है, तो मोल की तरफ जाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करोगे किसका? मॉलिक्यूलर मास का। तो मास दिया है, मोल निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड कर दो, आपका मोल निकल आ जाएगा। तो आपको जो मास दिया है 12.4 दिया हुआ है, उससे डिवाइड कर दो किसका? मॉलिक्यूलर मास का। फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 31। कितने फास्फोरस हैं? 4 फास्फोरस हैं, तो 31 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया जाए क्या? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो कितना आ जाएगा? देखो 3 4 जा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। 34 जा 120 होता है, तो लगभग 124 के आसपास आएगा क्या? इसका मतलब 12.4 डिवाइडेड बाय 124, 12.4 डिवाइडेड बाय 124। इसका मतलब लगभग ये आंसर 0.1 मोल के आसपास आ रहा है क्या? इसका मतलब फास्फोरस आपको कितना मोल दे रखा है? P4 आपको कितना मोल दे रखा है? 0.1 मोल। ऑक्सीजन का मोल निकाल ले, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं राइट साइड में। ठीक है, तो हमने फास्फोरस का मोल निकाल लिया। ऑक्सीजन का मोल निकालिए, कितना है? ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 1.92। उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 32। अरे 16 16 32, 2 ऑक्सीजन है, O2 है ना, तो 32। डिवाइड करके निकालो कितना आ रहा है। कैलकुलेट कर लो भैया, कैलकुलेटर ला देते हैं, मैथ कैलकुलेटर। देखो भैया, कैलकुलेट कैसे करिएगा? 1.92 डिवाइडेड बाई 32, कितना आंसर निकल के आ रहा है बच्चों? 0.06। तो क्या ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ गए? 0.06 मोल्स आ गए। देखो क्या मोल्स समझ में आ गया क्या कि आपको P4 और O2 के मोल्स कितने मिल गए। अब मोल्स पता चल गए हैं तो आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकलेगा लिमिटिंग रिएजेंट? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कर दीजिए इसके अगला स्टेप, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल कितना है? 0.1। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। इसका मोल कितना है? 0.06। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 5। अब देखो ये ऐसा समझ लीजिए 0.10, क्योंकि डेसिमल के आगे कितना भी जीरो लगा दो समझ लो। तो ये क्या है? 0.10 है और ये क्या है?
06 है, 6 है। तो कम कौन है? ये। अब जो कम है उसको आप डिवाइड करके और कम कर रहे हैं, और जो ज्यादा है उसको आप कम से डिवाइड कर कर उसका अमाउंट और बढ़ा रहे हैं, तो ये और कम होगा और ये और ज्यादा आ जाएगा। तो मुझे करना क्या था? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जिसका रेशियो कम आएगा वही क्या होता है? एलआर। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया बच्चों? O2 आ गया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट का मोल बनता है। अब जरा देखो 5 मोल, तो प्रोडक्ट का मोल कैसे निकालेंगे? देखो इधर मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं। 5 मोल O2 से कितना P4O10 बनता है? 1 P4O10 बनता है। तो 1 मोल O2 से कितना P4O10 बन जाएगा? 1/5 P4O10 बन जाएगा क्या? बोलो भैया, अगर आपने 1 मोल O2 लिया होता तो 5 मोल O2 से 1 मोल P4O10 बनता है, 1 मोल O2 से 1/5 मोल P4O10 बन जाएगा। तो मुझे कितना मोल दिया हुआ था? 0.06। तो 0.06 से कितना बन जाएगा? तो 0.06 O2 से कितना बन जाएगा P4O10? 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 0.06। इसको थोड़ा सा इधर कर दिया जाए, बेहतर आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब क्लियर है क्या? तो 1/5 डिवाइडेड बाई 0.06 P4O10। तो P4O10 का कितना मोल आ गया? सॉरी, ठीक है, P4O10। तो P4O10 का कितना मोल निकल के आ गया? 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 0.06, इतना मोल आ गया। तो देखिए फाइनल मोल हम P4O10 का निकाल सकते हैं क्या? 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 0.06। तो इतना मोल ऑफ P4O10 आ गया। किससे? जो मोल आपको दिया हुआ था उससे। अब जो मोल आया उससे क्या आप मास निकाल सकते हैं? भैया फाइनल मोल ये आ गया। हमने फाइनल, ये देखो, ये आपने मोल्स निकाल लिए किसके? P4O10 के। तो फाइनल मोल्स, ये तो आपने एलआर निकाला ना, तो मैं फाइनल मोल्स लिख दूं क्या? यहां पर क्या थी रिएक्शन, क्या थी उसके हिसाब से? P4 + 5O2। देखो सॉरी, P4 + 5O2 से क्या बन रहा था? P4O10 बन रहा था। P4O10 बन रहा था। तो फाइनल मोल्स लिख दिया जाए। फाइनल मोल्स, मैं रिएक्टेंट के फाइनल मोल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, P4O10 के, क्योंकि मुझे पूछा किसका मास है? P4O10 का। तो कितना फाइनल मोल आ रहा है? 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 0.06, यही फाइनल मोल आ रहा है। तो फाइनल मास कितना आ जाएगा? फाइनल मास कितना आ जाएगा P4O10 का? फाइनल मास आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 0.06 को क्या मैं 6/100 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, वही तो 0.06 मल्टीप्लाइड बाई। देखो अब मुझे मोल्स पता है, मास निकालना है, तो उल्टा करना पड़ेगा। देखो मोल और मास में कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? मोल्स को मोल दिया है और मुझे मास निकालना है, तो क्या मोल से अगर मास निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर वेट का, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मोल था, मुझे मास निकालना था, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास का। P4O10 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, कैसे आएगा? एक फास्फोरस का होता है 31, कितने फास्फोरस हैं? 4, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है? 10। तो कैसे निकल के आ जाएगा? 31 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 124 प्लस 160। 124 प्लस 160 करिए, कितना आएगा? 160 प्लस 120। देखो, अरे भैया हाँ कर लो ना, 160 124 ऐड कर लो भाई, इतना क्या? 4 6 2 8 184। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों? 184 से। ये क्या है बच्चा? ये मॉलिक्यूलर वेट है P4O10 का, उसी से तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 से। 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मोल निकल के आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर दें क्या कैलकुलेटर से? ठीक है सर, आप कहेंगे सर कर ही दीजिए, हम तो कमजोर बच्चे हैं, हमें कैलकुलेट भी करने नहीं आता, तो आप कर देते हैं बेटा। देखो कैलकुलेट कर दो भैया। 6 मल्टीप्लाइड बाई 180, 6 मल्टीप्लाइड बाई 180 कितना आ जाएगा? 1080। लेट मी रीस्टार्ट ना भाई, ये कैंसिल कहां से होता है? ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 180, मैंने सही किया था क्या? ठीक है, 1080 डिवाइडेड बाई 500, कितना आंसर आ रहा है? 2.16। तो कितना आंसर आ रहा है बेटा? 2.16। यही ग्राम में आंसर आ जाएगा और यही आपका मास निकल कर आ जाएगा। किसका? फाइनल मास ऑफ P4O10। देखो तो क्या फाइनल मास आपने निकाल लिया क्या? फाइनल मास ही आपका आ गया
कितना आ गया P4O10 का 2.16 ग्राम। बोलो भैया समझ में आया। तो आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको मास दिया था रिएक्टेंट का, तो आपने रिएक्टेंट्स का मोल निकाल लिया। रिएक्टेंट का मोल से आपने मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर उनका लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही आपको पता चल गया, तुरंत आपने प्रोडक्ट का मोल निकाल लिया। प्रोडक्ट का मोल निकल गया तो प्रोडक्ट का मास निकाल लिया, वही अप्लाई किया हमने। बोलो कहानी क्लियर है? बोलो भैया क्या आपको ये कहानी क्लियर है? अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब। अगर आप इन क्वेश्चंस को टैकल करें तो शायद आपकी इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा ग्रो कर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फिर आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, फटाक से ट्राई करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके 1 मिनट का समय आपके पास, फटाक से ट्राई करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 15 calcium oxide solid and CO2 gas, ठीक है। Yield of reaction is 80%, calculate the mass of CO2, ठीक। करो भैया ट्राई करो, इसको ट्राई करिएगा। ट्राई करो भैया, ट्राई करो। हो गया? चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है, चलो हमसे क्या कह रहा है बच्चों? हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमको CuCO3 गिवन है और उसको अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस बन जाता है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन कर रहा है कि CaCO3 सॉलिड है, उसको हमने क्या किया? हीट किया। हीट करने से हमको क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। हमको ये क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि इफ 10 ग्राम ऑफ CuCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO एंड CO2। तो हमको क्या दिया हुआ है? हमको इनिशियल मास दिया है। किसका इनिशियल मास? रिएक्टेंट CaCO3 का। तो लिख लीजिए इनिशियल मास। मैंने आपको स्टेप्स बताया, ये इनिशियल मास दिया रहता है, इनिशियल मोल निकाल लीजिए। इनिशियल मोल जो भी आ जाए उससे लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाकर अब प्रोडक्ट के मोल्स निकाल लीजिए। प्रोडक्ट का मोल निकालेंगे, प्रोडक्ट का मास आ जाएगा, उससे आप परसेंटेज निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। तो इनिशियल मास कितना दिया हुआ है इसका बच्चा? 10 ग्राम। और इनिशियली तो ये क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, इनिशियल मोल्स निकाल लीजिए। इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स कैसे निकालेंगे? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट तो इतना है, मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का क्या हो जाएगा? बोलो निकालो भैया जरा। Ca का प्लस C प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन 16। इसका जरा कैलकुलेट करो फटाफट। 39 होता है उसका। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। बोलो भैया कैलकुलेट करो। देखो ऑक्सीजन का कितना होता है? अरे मैंने 18 लिख दिया यार, ये 16 होगा। वेव से सॉरी, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, H2O का 18 होता है। ऑक्सीजन का देखो 16 3 जा 48 प्लस 12 16 3 जा कितने ऑक्सीजन है भैया? CaCO3, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट ना, CaCO3। ठीक है, तो ये हो गया 48 प्लस ये हो गया 12, और ये कितना हो जाता है? कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम होता है 40, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो गया 40। 60 और 40 कितने मिलके हो जाएंगे? ये हो जाएगा 40। दोनों को ऐड करिएगा तो कितना मास निकल के आ जाएगा? CaCO3 का मास कितना आ गया? 60 और 40 100। इसका मतलब CaCO3 का मास है, मैं यहाँ पे कहीं लिख दूं क्या? कहीं मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट किसका? CaCO3 इज 100 ग्राम। बोलो भैया मोलर मास CaCO3 का कितना है? 100 ग्राम। तो मुझे इनिशियल मास दिया था, मैंने मोलर मास से डिवाइड कर लिया तो लगभग मोल निकल के आ गया। मोल्स कितने आ गए? 0.1 मोल्स आ गए। और इनिशियली तो ये 0 ही होंगे। बोलो भैया शुरुआत में प्रोडक्ट थोड़ी ना बन जाता है। फिर अब आपको मोल्स पता चल गया। अच्छा क्या यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत है? भैया मेरे पास एक ही रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट क्यों निकालोगे?
जब एक ही है तो उसी के हिसाब से तो प्रोडक्ट बनेगा। 2-3 रिएक्टेंट थोड़ी की मैंने कि हमेशा तुमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो। यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो मैं सीधा कह सकता हूं कि अगर 1 मोल CaCO3 है तो उससे 1 मोल CO बनेगा और 1 मोल CO2 बनेगा। हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 ग्राम CaCO3 दिया है, इसको हिट करते हैं तो CaCO2 बनता है। इफ यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 80%, अगर रिएक्शन की यील्ड क्या है? 80% है। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। मुझसे पूछना चाहता है कि CO2 का मास कितना बनेगा। देखिए मतलब क्या है, थ्योरेटिकल मास तो हम यहां से देखो थ्योरेटिकल मोल्स निकाल लोगे क्या? अरे भाई अगर तुमने इनिशियल मोल्स निकाल लिए इसके तो यहीं से तो पूरा प्रोडक्ट बनने वाला है, मतलब CO2 इसी से बनेगा तो ये खत्म हो जाएगा, CO2 बन जाएगा। इसका मतलब फाइनल मोल्स तो आसानी से निकाले जा सकते हैं। फाइनल मोल निकल जाएगा तो फाइनल मास भी निकल जाएगा। फाइनल मास निकल गया मतलब थ्योरेटिकल मास आ गया। थ्योरेटिकल मास आ गया। थ्योरेटिकल जब हमको थ्योरेटिकल मास आ गया, अगर एक्चुअल मास पता होता तो मैं परसेंटेज यील्ड उससे निकाल लेता। 80% यील्ड दे रखी है। इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? थ्योरेटिकल मास निकालना पड़ेगा। और मुझे पता क्या नहीं है? एक्चुअल मास। तो जो CO2 का मास पूछ रहा है वो पूछ क्या रहा है? एक्चुअल मास पूछ रहा है कि आखिर बताओ एक्चुअल मास जो रिएक्शन से कंप्लीट होकर आई होगी वो कितना आई होगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इससे CO2 का मास निकालना पड़ेगा। उससे पहले मोल निकालते हैं। तो फाइनल मोल्स निकाल लीजिए। इनिशियल मोल आ गया तो फाइनल मोल भी आ जाएगा। फाइनल मोल क्या आ जाएगा भैया? रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा टोटली। जितना मोल ये था उतना ही मोल ये बनेगा CaO, तो CaO 0.1 मोल, उतना ही मोल CO2 बनेगा। CO2 भी कितना मोल बन जाएगा? 0.1 मोल। अब मुझे कैलकुलेशन करना किसके लिए? CO2 के लिए। तो मुझे CO2 का मोल पता चल गया है। अच्छा जरा बताओ कितना मोल CO2 आ गया? मोल्स, ये मोल जो आया है भाई वो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है ना। मोल मैंने क्या किया? कैलकुलेट करके निकाला है। तो मोल्स क्या है? थ्योरेटिकल मोल्स। तो n थ्योरेटिकल कितना आ रहा है? n थ्योरेटिकल मोल्स थ्योरेटिकल आ रहा है 0.1 मोल। अब मास थ्योरेटिकल, इसी से मुझे मास निकल जाएगा। तो बताइए CO2 का मास कितना निकल के आ जाएगा? बोलो भैया। अगर आपने मोल्स निकाल लिया तो अभी तो बताया मोल दिया हुआ है, और अगर तुमको मास निकालना है, मोल से मास निकालना है तो मोल से मास कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई कर दोगे मॉलिक्यूलर वेट का, जो मोल है उसमें मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब किसका निकाल रहे हैं? थ्योरेटिकल मोल्स। हमने किसका निकाला है? CO2 का। तो किसका मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई करे हुए? CO2 का मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 44। ये क्या आ गया? 4.4 ग्राम आ गया। क्या आ गया? ये आ गया आपका थ्योरेटिकल मास ऑफ CO2। यम थ्योरेटिकल ऑफ CO2। बोलो भैया पता चल गया क्या? थ्योरेटिकल मोल पता चल गया, उससे मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? थ्योरेटिकल मास निकल के आ गया। अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है? मुझे क्वेश्चन में दे रखा है यील्ड, परसेंटेज यील्ड, और मुझसे पूछ क्या रहा है? बताइए कितना मास CO2 बनेगा। एक्चुअल मास पूछ रहा है तो मुझे आसान है, परसेंटेज यील्ड वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? परसेंटेज यील्ड क्या होता है बच्चों? परसेंटेज यील्ड इज M एक्चुअल मास एक्चुअल डिवाइडेड बाय मास थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। थ्योरेटिकल मास आपने निकाल रखा है, कितना आया है? 4.4 ग्राम। थ्योरेटिकल मास कितना आया है? 4.4 ग्राम। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर ऊपर में क्या रखना होगा? एक्चुअल मास जो मुझे निकालना है, ऊपर क्या रखूंगा? एक्चुअल मास। परसेंटेज यील्ड मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 80%। कितना दे रखी है? 80%। क्या यहां से एक्चुअल मास निकल के आ जाएगा क्या? यहां से देखो एक्चुअल मास निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा? तो मास एक्चुअल क्या आ जाएगा? 80 इंटू 4.4, 80 इंटू 4.4, सॉरी इसको करते हैं 80 इंटू 4.4 डिवाइडेड बाई 100। 100 नीचे चला जाएगा। इसी को आप काट पीट लीजिए, आपको एक्चुअल मास पता चल जाएगा। देखो भैया कैलकुलेटर निकाला जाए एक्चुअल मास निकालने के लिए। चलो गुणा भाग कर दें क्या? 80 मल्टीप्लाइड बाय 4.4 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 352 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3.52। तो एक्चुअल मास कितना आ गया बच्चों? 3.52 ग्राम आ गया। एक्चुअल मास कितना आ गया? सोचो 4.4 ग्राम आपको थ्योरेटिकल आया था, उसी का तो 80% आपने निकाला है, उसी का 80% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3.52। यही आंसर है आपका। एक्चुअल मास जो आपसे पूछा था CO2 का वो कितना आ गया? 3.52 ग्राम आ गया। बोलो भैया कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? जिस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है वो चीजें आपको समझ आ रही हैं? हयात साहब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब तो गुड आफ्टरनून हो गया, 12:03 हो गए। गुड आफ्टरनून हो गया बेटा, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन है और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सोल्यूशन मत देखना, बहुत मारूंगा। सोल्यूशन नहीं देखना है, मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, उसको ट्राई करो। सोल्यूशन देखोगे तो पीट दूंगा एकदम।
सोल्यूशन नहीं देखना है, लिख दो दिया है मैंने, बट आपको देखना नहीं, टाइमर दे रहा हूं, टास्क सॉल्व करो। इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें 2 मिनट पूरा दे रहा हूं, ढंग से सॉल्व करना, इसको 2 मिनट पूरा दे रहा हूं, 2.5 मिनट ले लो, चलो इसको पूरा सॉल्व करो, बड़ा कर देता हूं तुम लोग देखने लगोगे। हाँ वेरी गुड। हाँ चलो भैया, क्वेश्चन आपके सामने है, जरा सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ जरा। अरे ठीक है, सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। पूरा 2.5 मिनट का समय दिया हूं, सॉल्व करके सही सही बताओ जरा। क्वेश्चन तुम्हारे सामने वो लिख रखा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको किस लेवल की चीजें पढ़ाई जा रही है। अगर तुमको यकीन ना हो कि मैं किस लेवल की, तो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जरा देखो और इसको बताने का प्रयास करो। टाइमर आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ट्राई करिए भैया, क्वेश्चन ट्राई करिए। जल्दी करो भैया, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए बच्चों। ट्राई करो, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। पानी वानी पी लेता हूं मैं तब तक। आपके पास 1 मिनट का समय और है, ट्राई करिए। समय सीमा समाप्त होने वाली है, 30 सेकेंड का समय लगभग आपके पास और बचा है, ट्राई करिए। हाँ जी प्यारे बच्चों, हो गया क्या? समय सीमा समाप्त होती है बच्चा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते। इसको नहीं देखना है, बहुत मार दूंगा। इसको मैं पहले नीचे कर देता हूं, तुम सब बदमाश बच्चे इसी को देखने लगोगे, सारे बदमाश हो चुके। इसको नीचे कर देता हूं मैं, अभी मैं उसको ऊपर लाऊंगा समय से। चलो चलो जरा बताना मुझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वेट ऑफ सैंपल ऑफ KClO3। तो मुझे देखना, वेट ऑफ सैंपल ऑफ KClO3 to produce 96 gram O2, comma percentage yield of the reaction is 80% and purity of sample is 75%। अब आधा बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। पहले तो देखो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ सैंपल। वो आपको सैंपल का वेट पूछ रहा है। कोई सैंपल है, उसका क्या वेट होगा वही पूछ रहा है। कैसा सैंपल है जिसमें क्या है, KClO3 है। एक ऐसा सैंपल है बच्चों, एक ऐसा सैंपल है जिस सैंपल में क्या मौजूद है, KClO3 मौजूद है। अब आपसे पूछ रहा है कि उस, देखिए, फाइंड द वेट ऑफ सैंपल ऑफ KClO3 टू प्रोड्यूस 96 ग्राम ऑफ O2। तो KClO3 से O2 प्रोड्यूस हो रहा है। कितना O2 प्रोड्यूस हो रहा है? 92 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 80% एंड प्योरिटी ऑफ द सैंपल इज 75%। अब आपको बता रहा है कि इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो लगभग कितना है, 80% के आसपास है, और जो इस रिएक्शन की प्योरिटी है वो 75% है। अब देखना, दो बातें हैं, KClO3 आपके सैंपल में है,
तो सैंपल अभी तक कोई प्योरिटी व्योरिटी की चर्चा हो नहीं रही थी, तो हम मान ले रहे थे हमारा जो सैंपल है वो नॉन रिएक्टिव है। लेकिन अभी जो हमारा सैंपल है उसने दे दिया कि सैंपल की कुछ प्योरिटी है, सैंपल की कुछ प्योरिटी है, मतलब हमारे सैंपल में जो KClO3 रखा हुआ है उसमें केवल KClO3 ही नहीं है, कुछ और इंप्योर चीज भी है। अभी तो मैंने आपको समझाया था इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज क्या होती है? प्योर चीज में जब आप इंप्योरिटीज मिला देते हो तो वो इंप्योर सैंपल हो जाता है। तो यहां पर हमारा सैंपल इंप्योर है क्योंकि उसमें क्या है, कुछ ना कुछ इंप्योरिटी। तभी तो कह रहा है कि हमारा सैंपल केवल 75% प्योर है, मतलब 100% प्योर नहीं है। तो जो KClO3 है उसके साथ कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज भी मिली होंगी। जरा आइए अब आपको समझाता हूं, देखो जरा ध्यान, सारे बच्चे गौर से देखेंगे। एक मिनट बैक कर देता हूं मैं। हाँ जी, आ जाइए, अब आप इस चीज को समझ पाएंगे। देखो जरा इधर, सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो रिएक्शन, जो बैलेंस रिएक्शन है बच्चा, वो यही है। 2 मोल ऑफ KClO3 को अगर आप हीट करेंगे तो 2 मोल KCl बनेगा और 3 मोल O2 बनेगा। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि एक सैंपल है, जिस सैंपल का कुछ वेट है, मान लो मैंने वेट मान लिया x ग्राम, उस सैंपल में, उस सैंपल की प्योरिटी कितनी है? 75%। मतलब सैंपल में अगर KClO3 है तो प्योर KClO3 कितना है? 75% है। अब जरा बताना, अगर सैंपल का मास x ग्राम था, किसका मास x ग्राम था? मास ऑफ सैंपल अगर x ग्राम है तो जो प्योर KClO3 है वो तो उसका 75% ही है ना। मतलब KClO3 का मास कितना हो जाएगा? 75% ऑफ x। तो 75% ऑफ x क्या होता है? x इंटू 75/100। इसका मतलब KClO3 का जो मास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x, जो कि कितना होता है? 0.75x। तो जरा देखो, जो सैंपल था वो x था, लेकिन जो आपका KClO3 का मास आया, जो सैंपल का मास था वो अगर x था, तो KClO3 का मास कितना आ जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x, या फिर आप इसको कह दें 0.75x कह दें। तो जो सबसे पहला काम था वो ये कि अगर हमने क्या निकाल लिया, हमने इस सैंपल का मास कैलकुलेट कर लिया। सैंपल का मास हमको पूछा है तो हमने मान लिया सैंपल का मास है x। सैंपल का मास क्या रखा हमने? x ग्राम। तो हमसे KClO3 का मास निकल गया, क्योंकि KClO3 उस सैंपल का 75% ही था, तो हमने उसे KClO3 का मास निकाल लिया। कितना मास निकल के आ गया KClO3 का? 0.75x। और जरा देखिए, जब तक आपको इसका मास नहीं पता चलेगा आप इसका मोल नहीं निकाल सकते। अगर इसका मोल नहीं पता चलेगा तो आप प्रोडक्ट के मोल नहीं निकाल सकते। प्रोडक्ट का मोल ही नहीं पता चलेगा तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे? या फिर परसेंटेज, अगर प्रोडक्ट का मास ही नहीं पता चलेगा तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमने इसका मास निकाला। कितना मास निकल के आया? 0.75x। इतना मास निकल के आया क्या? तो हमको 0.75x निकल के आया। कहां से निकल के आया? शायद अब आप समझ गए होंगे। तो देखो, मोल्स ऑफ, तो हमको मास निकल गया। मास निकल गया तो क्या मोल्स नहीं निकाल सकते? बिल्कुल। अभी तो समझाया कि मास दिया है और मोल निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। तो मास होता है KClO3, जो आपका मास आ रहा था बच्चा वो था 0.75x। देखो भैया, यही तो मास आया था 0.75x। उसको डिवाइड किससे किया गया है? मोल से, इस मॉलिक्यूलर मास से। किससे डिवाइड किया गया है? मॉलिक्यूलर मास से। तो क्या निकल के आ जाएगा? मोल। तो मोल कैसे निकलता है? जो मास दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास से, तो मोल आ जाएगा। हमने मास निकाल लिया है 0.75x, उससे हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया। KClO3 का मोलर मास 122.5 होता है, उससे जब डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? मोल। तो कितना मोल KClO5 आ गया, सॉरी KClO3 आ गया? 0.75x डिवाइडेड बाय 122.5। तो ये आ गया आपको KClO3 का मोल। बोलो, यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या? आपको क्या निकालना था? KClO3 का मोल हमने निकाल लिया। मैंने किया क्या है अभी? सबसे पहले मैंने सैंपल का मास x माना, उससे 75% KClO3 था प्योर, तो 75% KClO3 अगर प्योर था तो KClO3 का मास निकल के आ गया 0.75x। अब KClO3 का मास आ गया तो KClO3 का मोल भी पता चल गया उसके मोलर मास से डिवाइड करके, तो मोल निकल के आ गया 0.75x डिवाइडेड बाय 122.5। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा गौर से, अब मैंने ये रिएक्शन आपके सामने लिखी है। अब मुझसे क्वेश्चन अब मैं देखना, मुझे देखो KClO3 का मास पता चल गया है क्या? मोल भी पता चल गया है। तो अब अगर मुझे KClO3 का मोल पता चल गया तो मैं O2 का मोल तो निकाल ही सकता हूं ना। अरे भाई, क्वेश्चन ने दे रखा है कि O2 इतना बना है। कोई भी प्रोडक्ट अगर उतना बना है परसेंटेज में तो मैं उसका मोल तो बता सकता हूं, कितना मोल वो बना होगा। तो मुझे देखो 2 KClO, देखना तो मैं मोल्स ऑफ O2 निकाल रहा हूं। कैसे निकलेगा? 2 मोल ऑफ KClO3 से 3 मोल ऑफ O2 बनता है, तो 1 मोल ऑफ KClO3 से कितना O2 बन जाएगा? 3/2। अरे भाई, इसके 2 से इसका 3 बनता है, तो इसके 1 से इसका 3/2 बनेगा। नहीं आ रहा है समझ? तो फिर KClO3 का मोल बना कितना था?
देखो यही तो KClO3 का मोल आया था, नहीं आ रहा है समझ? तो KClO3 का मोल आया कितना था? 0.75x डिवाइडेड बाय 122.5। तो अगर KClO3 का जो मोल आया है वो इतना आया है, एक KClO3 में 3/2 O2 पाया जाता है, तो इतने KClO3 में कितना O2 पाया जाएगा? तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.75x डिवाइडेड बाय 122.5। देखिए यही मोल आ जाएगा किसका? ऑक्सीजन का। ये n थ्योरेटिकल आ गया किसका बच्चों? ऑक्सीजन का। तो मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात समझना, मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं। देखो इधर मैं यहां पे रिएक्शन लिखता हूं, 2 KClO3 इससे बना 2 KCl प्लस O2, यही है ना? 3 O2 है। अरे भैया 2 3 6 है ना, तो यहां भी 3 आएगा ना, ठीक है। देखो जरा, यही हमारा रिएक्शन है। अब जरा सुनना, सबसे पहले मुझे इसका क्या दिया हुआ था? KClO3 का मास तो पता नहीं था, तो सैंपल से मैंने इसका मास निकाल लिया 0.75x। ये क्या आ गया? इसका इनिशियल मास आ गया। अब इसका मास आ गया तो मैंने इसका इनिशियल मोल निकाल लिया। इनिशियल मोल कैसे निकलेगा? इसके मास से इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर मॉलिक्यूलर मास था 122.5, तो उसे डिवाइड कर दिया, इसका इनिशियल मोल आ गया। अब सोचो, मुझे क्वेश्चन में दे क्या रखा है? O2 दे रखा है, तो मैं KClO3 को किससे कंपेयर करूंगा? O2 से। कैसे कंपेयर करूंगा? 2 KClO3 है, इससे कितना O2 बन रहा है? 3 O2 बन रहा है। तो 1 KClO3 से कितना O2 बनेगा? 1 KClO3 से 3/2 O2 बनेगा। अगर 1 KClO3 से इतना बन रहा है तो इतने से कितना बनेगा? इतने से कितना बन जाएगा? तो 0.75x अपॉन 122.5 मोल ऑफ KClO3 से कितना O2 बन जाएगा? वो बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.75x डिवाइडेड बाई 122.5, इतना O2 बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये अच्छे से लिख दूं क्या? अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। तो कितना O2 बन जाएगा भैया? 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.75x डिवाइडेड बाई 122.5। तो आपको यह पता चल गया कि जो मोल्स ऑफ KClO3 हैं उसमें कितना O2 बन रहा है। अगर आपको यह पता चल गया कि कितना, जो आपका मोल्स ऑफ KClO3 है उसमें कितना O2 बन रहा है, तो शायद आपको मोल पता चल गया। तो आप ये जो मोल आया है, ये मोल क्या है? ये मोल ऑफ O2 ही तो है। कौन सा O2 का मोल? थ्योरेटिकल मोल। थ्योरेटिकल ही। अरे भाई आपने स्टाइकियोमेट्री से निकाला है ना, तो थ्योरेटिकल मोल आ गया। सुनना मेरे बच्चों, आपको O2 का मास दे रखा है क्वेश्चन में, जो मास कितना दे रखा है? 96 दे रखा है, तो उससे आप एक्चुअल मोल निकाल सकते हैं 96 ऑफ O2। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? मास ऑफ O2 दे रखा है। मास ऑफ O2 कितना है? 96 ग्राम है। उससे आप क्या निकाल सकते हैं? मोल्स ऑफ O2 निकाल सकते हैं। कितना मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा? 96 डिवाइडेड बाई 32, किससे कट जाएगा? 3। तो मोल्स ऑफ O2 क्वेश्चन ने दे रखा है, वो O2 का मोल है क्या? एक्चुअल मोल है। कितना एक्चुअल मोल आ गया? 3 मोल्स एक्चुअली आ गए। तो 3 मोल्स एक्चुअल में आ गए। अब आपने थ्योरेटिकल मोल निकाल रखा है, एक्चुअल मोल आपको दे रखा है, आप परसेंटेज यील्ड निकाल देंगे। तो परसेंटेज यील्ड क्या आता है? परसेंटेज यील्ड होता है बच्चों मोल्स एक्चुअल डिवाइडेड बाय मोल्स थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक्चुअल मोल आपके पास है 3 मोल, थ्योरेटिकल मोल यहां पे दे रखा है। देखो थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा खासा है, इसलिए करना इसको। 3 मोल्स एक्चुअल थे, थ्योरेटिकल मोल्स हमने कितने निकाले? 0.75x डिवाइडेड बाय 122.5, है ना? ये 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.75x डिवाइडेड बाय 122.5। तो हमको एक्चुअल मोल से डिवाइड करना था, वो था कितना? 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.75x डिवाइडेड बाय 122.5। ये क्या था मेरा? थ्योरेटिकल मोल। तो एक्चुअल मोल ऊपर रखा, थ्योरेटिकल मोल नीचे रखा। परसेंटेज यील्ड रखना था, परसेंटेज यील्ड हमको क्वेश्चन में दे रखा है 80। अब देखो क्या यहां से आप x निकाल सकते हैं क्या? इस इक्वेशन से आप x निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और आप सबको काटेंगे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 122.5 उधर चला जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 122.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहां पे यील्ड रहने देते हैं 80, तो इसको ऊपर ले जाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? 0.75x। यही तो होगा। एक एक स्टेप करो ना। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 122.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, भैया x को उधर ले जाओ, x उधर गया तो 80 इधर आ जाएगा। 80 इंटू 0.75। बोलो भैया x निकल के आ जाएगा क्या?
क्या इतने से ही काम बन जाएगा? परसेंटेज यील्ड यही होता है। 100 से मल्टीप्लाई तो किए ही नहीं है आप, 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, अब इसको क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। ये आपका 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, सोचो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में था, अभी भी यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, लेकिन जब ये x इधर जाएगा तो ये 80 इधर आएगा, तो ये भी, हाँ ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, जरा कैलकुलेट करिए कितना आंसर निकल के आ रहा है भैया, कैलकुलेट करके देख लो, आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, तो मैं जरा कैलकुलेट कर देगा तुम्हारे लिए, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर देता हूँ, घबराओगे तो। ये देखो कैलकुलेटर, नहीं 100 से ज्यादा कैसे आ जाएगा सर? वो परसेंटेज नहीं आ रहा है। ओ हमारे ऑपरेटर साहब है, बोले परसेंटेज 100 से ज्यादा रहा है, परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं हम, ये परसेंटेज हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और कैलकुलेट कर रहे हैं। हम एक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब सैंपल का कितना अमाउंट था वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अमाउंट है, अमाउंट तो 100 से ज्यादा आ ही सकता है। कैलकुलेट करो भैया, ये एक्स परसेंटेज थोड़ी है, इसको परसेंटेज मत मान लेना। ये परसेंटेज यील्ड ये आपका निकाला था, एन एक्चुअल डिवाइडेड बाय एन थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100, 408 के आसपास आएगा। आप इसको करके देख लीजिए, 122.5। आपके साथ साथ हमारे सर भी इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि कहीं मुड़े भाग में कोई गलती तो नहीं हो गई। इक्वल्स टू इतना 245 ना, ये ऊपर वाला कितना आएगा 245 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाय 0. तो ऊपर वाला इसको लिख दें क्या, कहाँ है, कहीं जगह मगह है भैया? हाँ ठीक है, कैलकुलेट कर लो तुम, इसको कैलकुलेट कर लो, मैं तुमको बता दे रहा हूँ 408 के पास आ जाएगा, एक्स आ जाएगा बच्चों 408 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या? इसको यहाँ पे दिखा भी रखा है मैंने, तो ये अगर मैं उड़ा भी देता हूँ तभी तुमको ये अच्छे से लिखा हुआ है, तो मैं वो वाला दिखा देता हूँ तुमको, थोड़ा और बेहतर से। ठीक है, देखो मैंने इसको अच्छे से लिख रखा था इसलिए, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहां से मैंने मोल्स ऑफ KClO3 निकाल लिया था। मोल्स ऑफ KClO3 के बाद यहां से मैंने मोल्स, जितने मोल्स ऑफ KClO3 में कितना O2 बनेगा वो निकाल लिया था। यही जो आया था, यही क्या था, थ्योरेटिकल O2, थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ O2। यहां तक की कहानी आपको पता चल गई एकदम, इसको नोट डाउन करते जाइएगा, एकदम सीक्वेंसली है ये। मोल्स ऑफ O2 आ गया, मोल्स ऑफ O2 के बाद हमने परसेंटेज यील्ड निकाला, परसेंटेज यील्ड में हमने चीजों को रखा, तो जो हमारा x निकल के आ रहा है 408.33 ग्राम आ रहा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो इतना ग्राम हमारा मास ऑफ सैंपल है। कहानी समझ में आ गई? एकदम क्लियरली नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन करके समझा दिया है। चलिए फिर आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। चलो ठीक है, नमस्कार, बाय।